गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 जिसका एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, देखो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन हर बार जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन गारंटी है कि पूछा जाएगा। ज्यादातर जो है ना 140, 156, 120 इस तरह का आभाज्य गुणनखंड के लिए निकालने के लिए देता है और ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक, एमसीक्यू में रहेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे समझना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड समझने के लिए अभाज्य संख्या को समझना होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो वन से और खुद से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर हम बोले 4, तब 4 जो है ना 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो ये संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। केवल 1 से और खुद से कटता तब अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 3 हो गया, ये केवल 1 से और 3 से मतलब 1 और खुद से कटता है। तो वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? अभाज्य मतलब समझ गई। और गुणनखंड मतलब क्या होता है कि गुना के रूप में होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक संख्या हम देते हैं 140 है। क्या है? 140। अब इसको तुमको जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या से डिवाइड करना। ऐसा नहीं कि 140 है सीधा सीधे 10 से काट देना। बोलो ये 10 से तुम जो काट रही हो कि 10 से 14 बार में कट गया, तब बोले ये 10 जो लिख रही हो क्या अभाज्य संख्या है? लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है कि किसके गुणनखंड के रूप में होना चाहिए? अभाज्य संख्या के रूप में। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 2 देखो केवल 1 से और खुद से कट रही है कि नहीं? तो 2 अभाज्य संख्या 2 से हम डिवाइड है कितना बार में? 70 बार में। कोई दिक्कत? फिर 2 से लगाएंगे 35 बार। अब देखो 2 से कटेगा? 2 से कटेगा कि नहीं ये डिसाइड होता है ये फर्स्ट डिजिट से। यहाँ पे अगर 2 से कटने वाला कोई नंबर रहेगा तो 2 से कटेगा, नहीं कटने वाला होगा तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको देखना 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से चेक कैसे होता है? दोनों को जोड़ देगी, अगर 3 से कटने वाला नंबर आएगा तब 3 से कटेगा। जैसे 5 और 3 8, 8 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो 35 भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं चेक करना क्योंकि 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 से चेक करेंगे ना तो 5 का टेबल में 35 आता है ना। 5 का टेबल में कितना बार में? 7। फिर 7 का टेबल में कितना बार में? 1 बार में। अब यहाँ पे तुम बोल सकती हो 140 बराबर क्या क्या लिख दी? 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे तुम बोल सकती हो ना कि 140 को जो है ना अभाज्य संख्या के रूप में लिखे, है कि नहीं? ये सब का सब कैसा संख्या है? तो वही बोल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड है ना गुना के रूप। देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणन मतलब गुना और खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। देखो इसको टुकड़ा किए है ना गुना के रूप में, इसी को गुणनखंड बोलते हैं। और इसका जब गुणनफल करेंगे तो 140 आएगा कि नहीं आएगा? तो यही पूछा था कि 140 का 156 का ये सब जो क्वेश्चन दिया है ना सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा सजा के भी लिख देंगे। अगर सजाएंगे ना तो कैसे लिखा जाएगा? जितना बार 2 है ना उसका पावर चला जाता है। 2 कितना बार है? 2 बार। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? 2। 5 कितना बार है? 1 बार। तो 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक, और 7 कितना बार है? 1 बार। तो ये 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये जो होगा ना हम लास्ट में लिख देंगे आता 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 है। ऐसे लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत समझ में नहीं हो रहा? ये अगला क्वेश्चन बना लोगी? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बना लोगी ना? नहीं बनेगा तो अगला क्लास में बताएंगे। ठीक, लिख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है ना जो क्वेश्चन में बोला है वो चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और हम लोग बचपन से एचसीएफ एलसीएम को पढ़ते आ रहे। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ एलसीएम जो है ना किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान के चलिए 26 है तो 26 लिख दिए। और इसी तरह से जिस तरह से पहला क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टर किए ना अभाज्य गुणनखंड किए ना उसी तरह से करेंगे। बोलो 26 कितना से कटेगा? 13। 2 से पहले काटो ना कितना बार? 13 बार। फिर 13 से कितना बार? 1 बार। 90 बार कितना से कटेगा?
3 से कटेगा, देखो तो 9 10 होता है, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा ना 13 बार में। यस सर। उसके बाद 13 का टेबल में एक बार। अगर मान के चलो कोई 13 से भी काट देती तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना तो अभाज्य संख्या से हम काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा सबसे पहले जो छोटा कटता उसी से काटे। अब देखो यहाँ पे 26 का 26 लिख देंगे, ठीक। क्या आ जाएगा 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 क्या है 7 इंटू 30। अब देखो इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। आप जो है ना यहाँ पे लिखेंगे HCF, और सबसे पहले HCF कैसे निकलता है वो निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे LCM, और LCM कैसे निकलता है ये लिखेंगे, ठीक। HCF के लिए क्या करना है कि जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है ना उसको लिखना है। देखो यहाँ पे 7 इसमें मिल रहा है, तो 7 को नहीं लिखना है। 13 यहाँ मिल रहा है, दोनों में 13 है तो हम लिख सकते हैं। एकरा में 2 को 13 रहेगा तो ऐसे 2 बार नहीं लिखेगा, दोनों में 2 बार होना चाहिए, तब 2 बार लिख सकते थे। यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, जो दोनों में मिलता है ना वही HCF होता है। अगर हो सकता था कि यहाँ पे और 2 रहता तो एगो 2 भी लिखते, ऐसे गुना करके 2, लेकिन नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक। जितना मिलेगा उतना लिखना है, 1 मिला तो 1 ही लिखे, 2 मिलेगा तो 2 लिखेंगे। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 13। और LCM के लिए ये लिखना है ना कि जितना तरह का यहाँ पे नंबर है, जितना तरह के संख्या वो सब लिखना है। कौन तरह के नंबर लिखना है 2 7 13, 3 तरह का नंबर दिख रहा है, सब लिखना है। 2 लिखना है, 7 लिखना है, 13 लिखना है। दूसरा बात क्या ख्याल रखना है कि जो तुम यहाँ पे लिखा है वो कहाँ से लेना, तो जो लाइन में ज्यादा बार होगा, बोलो 2 ज्यादा बार किसमें है, ऊपर वाला नहीं है। और कितना बार, 1 बार। अरे बोले ना कि देखो 2 यहाँ पे जो लिखे है ना, तो जिस लाइन में 2 ज्यादा बार होगा उसी लाइन से 2 को लेना है। इस लाइन में 2 1 बार, इसमें है ये नहीं तो 1 बार 2 आएगा, ठीक। 7 इसमें है नहीं, इसमें है 1 ही बार है तो 1 बार लिखे। 13 इसमें कितना बार है 2 बार। अगर मान के चलो यहाँ पे एक और 13 होता, यहाँ पे एक और 7 होता, ठीक। तो देखो यहाँ पे 13 ज्यादा किसमें है, इसमें है ना, कितना बार है तो यहाँ कितना बार हो जाता 2 बार। 7 ज्यादा इसमें कितना बार है, एक और 7 मान के चलो इधर रहता, 7 यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 7 कितना बार हो जाता 2 बार, मतलब 7 का पावर 2 लिख देते, ठीक। लेकिन नहीं मिल रहा है जिसके कारण क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 दूना कितना होता है 182। ये तेरा क्या हो गया LCM। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ तक सॉल्व हुआ है। बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कर लिए, इसके बाद क्या बोला है, इसकी जांच कीजिए। क्या करना है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। मतलब ये चेक करना ना कि तुम जो बनाया है वो सही है कि गलत है। तो देखो जांच करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यही फॉर्मूला पे हम लोग चेक करेंगे क्या होता है। यहाँ लिख देंगे जांच। जांच फॉर्मूला क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अरे यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ये फॉर्मूला भी याद रखना क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन भी देता है, ठीक। अब देखो दोनों संख्या का गुणनफल था, ये दोनों संख्या का हम बना रहे हैं तो ये दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे। तो दोनों संख्या लिख दें, क्या है 26 और 91, और दोनों संख्या क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक। बराबर HCF, देखो HCF कितना लाई 13 और LCM कितना लाई 182। दोनों तरफ गुना करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो सही है और नहीं आएगा तो सही नहीं। अब जब इसको गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 26 91, 6 कम 6, 2 एकम 2 और 9 छके 54, 54 और 2 56, 56 का 6 हाथ में 5, 9 दूनी 18 5, 18 2 20 और 43, यही ना होता है। अगर इसको गुना करेंगे ना कितना हो जाएगा 182 और 13, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 कम 13 33 लिखिए, 13 10 23, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ क्या आ गया 2366।
तो हम बोल सकते हैं कि हम जो बनाए सो क्या है सही। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ अगर अलग अलग आया तो रॉन्ग होगा। हाँ रॉन्ग होगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम का जितना गुणनफल होता है उतना ही आता है। अगर तेरा सही एक ही नहीं आ रहा है मतलब तुम एचसीएफ एलसीएम बनाने में क्या कियो गलती की। ये चीज जो है ना तुम जनरली भी चेक कर सकती हो। समझ गए? कोई दिक्कत एक देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। और हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे ना कि अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है ना निम्नलिखित सब पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब जो दूसरा क्वेश्चन बना है ना सेम उसी तरह से, केवल इसमें क्या जांच नहीं करना है, क्योंकि देखो उसमें जांच लिखा हुआ था इसीलिए हम लोग जांच किए, इसमें जांच नहीं लिखा हुआ इसलिए जांच हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना केवल एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर दिखाना है, और किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन बनाना है तो 12, 15 और 21 ये तीनों का प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो कितना से कटेगा? 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, 3 से कितना बार में? 7 से कितना बार में? देखो सबको लिखो। 12 से कैसे लिखी? 2 into 3, 15, 3 into 5, और उसके बाद 3 into 7। अब देखो एचसीएफ जो है ना एलसीएम, देखो यहाँ पे जो है ना दोनों कैसे लिखा गया ये समझो। एचसीएफ के लिए अभी हम बताए थे ना कि जो कॉमन मिलेगा जो दोनों में रहेगा ना, यहाँ पे 3 है तो तीनों में मिलाना होगा, क्योंकि उसमें 2 था तो दोनों में मिलाते थे। इसमें 3 है तो तीनों में जो मैच करेगा ना वही एचसीएफ में आएगा। देखो ये 2 इसमें है नहीं तो 2 नहीं आएगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं? तो देखो ये 3 और ये 3 तीनों में मैच किया तो इसमें क्या आ जाएगा? 3। लेकिन अगर मान के चलो एक और 3 यहाँ रहता इसमें भी तो एक और 3 लिखते। लेकिन मान के चलो कि कोई संख्या नहीं मैच करता, ना यहाँ पे 2 मिलता, ना 3 मिलता, ना 5 मिलता, तब ख्याल रखते कि कुछ नहीं मिल रहा ना तो 1 जरूर मिलेगा, क्योंकि देखो लास्ट में सबका 1 है ना, है कि नहीं? 1 का टेबल में सबको काटेंगे 1 बार में कटेगा ना, तो कुछ जब नहीं मिलेगा तब याद रखना कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। लेकिन मिलेगा तो एचसीएफ वही लिखेंगे। ठीक। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जितना तरह का नंबर दिख रहा है सारा लिख देंगे। क्या क्या दिख रहा है? 2, 3, 5, 7 कितना दिख रहा है? अब इसमें ये चेक करना है ना कि 2 किस लाइन में ज्यादा बार है। देखो 2 जो है ना सबसे ज्यादा बार इसमें है, कितना बार है? 2 कितना बार दिखेंगे? 2 बार। 3 ज्यादा में किसमें है? सब में एक बार है, किसी से भी ले सकते हैं। 5 भी सब में नहीं है, एक में, और 7 एक में ही, दूसरा कहीं लाइन में ज्यादा है नहीं, तो बस यही हो जाएगा। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 दिया 105, और 105 चौके क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 105 को 4 से गुना करके कितना हो जाएगा? 420। कैसे समझो, 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 × 5 = 20, 20 दिया 60, और 60 का टेबल नहीं आता तो 6 का टेबल आता ना, 6 × 7 = 42 लिखेंगे, 60 में 0 हटा देते वो 420 हो जाए। समझ गए? तो ये एचसीएफ और एलसीएम हो गया। किसी को दिक्कत तो बोलो, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि एचसीएफ जो है ना 306 और 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे दिया है। मतलब एक संख्या 306 है, दूसरा 657 है, दोनों का एचसीएफ निकाल के दे दिया, कितना है? 9 है। और यही दोनों संख्या का 306 और 657 यही दोनों संख्या का क्या ज्ञात करना है? अभी इससे पहले जो है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि दोनों संख्या को गुना कर देते हैं और एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देते हैं ना तो इक्वल आता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे कि दोनों संख्या पता रहे और एचसीएफ दे दे और एलसीएम निकालना रहे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। या तो एचसीएफ एलसीएम दे दे, एक संख्या भी दे दे और दूसरा संख्या निकालने रहा तब भी इसी तरह से कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल, या तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो लिखेंगे पहली संख्या गुना में क्या? दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है कि नहीं? ये फॉर्मूला हो जाता है। देखो इसमें पहली संख्या क्या है? 306,
और दूसरी संख्या क्या है 657 है कि नहीं। ये जो पहला है ये पहली संख्या और ये जो दूसरी संख्या है कि नहीं। और दोनों संख्या का एचसीएफ दे दिया है, कितना दे दिया है 9। तो एचसीएफ कितना लिख देंगे 9। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के एलसीएम रहने दो। और हम ये बात जानते हैं ना कि जब 9 इधर है ना गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। एलसीएम तभी पता चलेगा ना जब एलसीएम को हम सिंगल करेंगे। और ये सिंगल करके 9 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 भागा में क्या 9। ठीक। अब यहाँ पे देखना है ना कि 9 से कौन कटेगा। तो अगर देखे ना तो जोड़ने के बाद जो 9 से कटने वाला अंक आएगा ना वो कटेगा। जैसे 6 और 3 9, ये भी 9 से कटेगा क्योंकि दोनों जोड़े तो 9 आ रहा है। आइए देखो 6 5 11 और 7 18 दोनों कटेगा। ज्यादा अच्छा देगा कोई भी काटो। अगर मान के चलो इसको काटती तो कितना बार में 9 7 63 65 में 63 कट गया, कितना बचा 2। तो जो बचता है ना वो इसके पहले लगा देते हैं। तो इस 7 है, 7 के पहले 2 लगा देंगे 27 हो जाएगा, है कि नहीं। और 27 को 9 से काटे कितना बार में 3 बार, है कि नहीं। या तो तुम अगर इसको नहीं काटना चाहते तो ये जिस तरह उसी तरह छोड़ दो 657 इसको काट देते। ठीक। 9 तिया 27 कितना बचा 3 और 9 चौके 36। किसी भी चीज को काट सकती, गुना करेगी जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। दोनों को गुना करो, गुना करे कितना हो जाएगा 657 और गुना करे कितना से 34 से। 7 चौके 28 और 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 6 तिया 18 19, 8 3 3 9 2 11 1 12 2। ये आ गया कितना आ गया 22 3 3 8 क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, इसको समझने में किसी को दिक्कत तो बोलो नहीं, समझ में आ गया। चलो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यन क्या है प्राकृत संख्या, मतलब यन के पास हम प्राकृत संख्या रखना है। और प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। के लिए 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब तुमको ये करना है ना कि यन के पास कोई भी प्राकृतिक संख्या पुट करना है। और पुट करने के बाद तुमको ये चेक करना है कि प्राकृतिक संख्या रखने के बाद क्या ये 0 पे समाप्त होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, जैसे मान के चलो 6 है, आप 6 के पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, जैसे 2 रखे और ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो 6 गुने 6 कितना होता है 36। ये कितना पे समाप्त हो रही है 6 पर। लेकिन तुमको बोला है 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखो 6 एक ऐसा नंबर है ना कि जितना भी पावर करेगा खाली 6, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216, हमेशा 6 आएगा। तब बोलो कभी भी 0 पे समाप्त होगी नहीं होगी। लेकिन ऐसे हमको नहीं लिखना है, कभी भी 0 पे वही समाप्त हो सकती है ना जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर एगो 2 और एगो 5 आएगा, तबे वो 0 पे समाप्त हो सकता है। अन्यथा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको तुम कितना भी पावर कर लो 0 पे समाप्त होगी। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे 4 भी रहता ना, 4 के पावर कुछ भी लिखते तब भी नहीं समाप्त होता 0 पे। 0 पे तभी समाप्त होगी ना जब अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एगो 2 और एगो 5 रहे। जैसे मान के चलो हम ले ले 5 दूनी 10 10 दूनी 20, चलो ये हम ले ले, या तो 10 ले ले। ठीक 10 ले ले, ऐसे कर ले। ठीक। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम देखना चाहते हैं कि ये 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो ये जरूर होगी, है कि ना। अगर मान के चलो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10 का पावर 1 10 ही होता है। 2 रखेंगे 10 10 के 100, 0 पे समाप्त हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे सीधा सीधा फंडा यही है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 2 और 5 आएगी, है कि नहीं। तब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड करने पर आएगी तभी वो 0 पे समाप्त होगा। और 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें ना तो क्या आ रहा है 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों चाहिए। क्योंकि 2 और 5 दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा, और 10 होगा तो 10 0 है, पावर कितना करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी यही बात रखना है यार। देखो लिखेंगे कैसे कि किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होनी चाहिए। लेकिन 6 की अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 की अभाज्य गुणनखंड करने पर
दो तो आती है परंतु 5 नहीं आती है, जिसके कारण 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर है ना, ये दोनों संख्या जो है ना, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो शुरू में भी हम लोग देखे ना कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या उसी को बोल सकते हैं जो कम से कम 3 संख्या से कटेगा। 2 से कटेगा तो अभाज्य, 2 से ज्यादा से कटेगा तभी भाज्य हो सकता है। जैसे हम बोले, देखो एक नंबर लेते हैं 16, देखो ये कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 1 से तो सब कटता है, तब बोले कितना नंबर से कट रहा है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 5 नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। उसी तरह का हम बोले 8, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर हम 4 तो किससे किससे कट रहा है, 1 2 और 4। अगर हम तुमको बोले 1 गुने 2 गुने 4, ये भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। जो भी नंबर होगा ये तीनों से कटेगा। जैसे 8 है ना, 8 ले, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो अगर ये 2 से अधिक से कटेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो हमको चेक करना है ना कि ये जो दोनों संख्या है वो अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। क्या बोलता है, 7 वही देख रहे, देखो यहाँ पे पहली संख्या, कौन संख्या, पहली संख्या। आप पहली संख्या चेक करना है कि अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या। अगर है तो क्यों है, देखो यहाँ पे क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अगर मान के चलो यहाँ पे भी गुना रहता ना तो हम बता सकते थे कि कट जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं है। अभी हम लोग देखे थे ना, 2 गुने 1 गुने 2 गुने 4 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे प्लस के रूप में, जिसके कारण हम ये नहीं बोल सकते कि सबसे कट रहा है। यहाँ पे जो है ना, इसको गुणनखंड के रूप में करना है, मतलब गुना के रूप में बनाना, ताकि हमको पता चले कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे तुम अगर करेगी ना तो देखो इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा ना। ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, दोनों में 13 है कि नहीं है, तो 13 को हम कॉमन निकालेंगे। आप 13 यहाँ से निकालेंगे, क्या बचा, 7 गुने 11 बचा ना। देखो ये 13 जो है ना बाहर निकाल दिए, तो 7 गुने 11 बचा, तो 7 गुने 11 लिखे, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। और ये 13 बाहर निकले तो वहाँ क्या बचेगा, 1 की 0 1, क्योंकि 13 के साथ इंटू में 1 रहता है। 13 गुने 1, 13 निकल गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पे देखो 13 और इसको जोड़े 11 7 77 और 1 78। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और यहाँ पे अपने से गुना में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सबसे कटता है। तो बोलो इसमें कम से कम ये नंबर जो है ना 3 नंबर से कट रहा है, 13 से भी, 78 से भी और 1 से भी। तब बोलो ये संख्या जो अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या 2 से अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार उसको भी चेक करेंगे, अगर 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में आ जाएगा तो वो भी कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये चेक करना है, कोई दिक्कत बन जाएगा।